यह बात है साल 1962 की। रतन टाटा गए थे पढ़ाई करने के लिए, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे और इसी बीच में एक अंग्रेज़ लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। हालांकि अंग्रेज़ लड़की भी उन्हें उतना ही प्यार करती है और वह दोनों फैसला कर लेते हैं कि शादी कर लेते हैं। शादी के बहुत नज़दीक तक पहुंच चुके थे, लेकिन इसी बीच में इनके घर से एक संदेश पहुंचता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें आ जाना चाहिए। ये इंडिया आ जाते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले उन्हें लड़की को इंडिया भेजने से कतराने लगते हैं और मना कर देते हैं। और वजह यही होती है कि भारत और चीन का उस वक्त युद्ध चल रहा था और स्थिति कुछ ऐसी थी नहीं। ये अपने दादी के साथ अपने काम में बिजी हो जाते हैं और इसी बीच में एक खबर आती है कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर दी है। जैसे ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो इन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन इन्होंने जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसले के लिए वो हमेशा अपने फ़ैसले पर अड़े रहते थे। ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि रतन टाटा ने फिर शादी ना करने का फ़ैसला ले लिया था और उन्होंने कहा कि आप कभी शायद शादी नहीं करेंगे। हालांकि एक दो नाम और उनकी ज़िंदगी में जुड़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने शादी की ही नहीं तो फिर किसी का नाम जुड़ने से क्या फ़ायदा। वक्त आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर से एक खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ये बात पता चलती है कि लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं और जो लोग रतन टाटा जो डायरेक्ट जानते थे वो तो ज़्यादा ही दुख महसूस कर रहे थे, लेकिन जो नहीं जानते थे उन्हें भी कोई कम दुख नहीं था। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति के चले जाने से ऐसे हर लाखों करोड़ों लोग आखिरकार क्यों दुख मना रहे थे। ऐसा क्या था उस आदमी में जो लोग उसे इतना प्यार करते थे, उससे इतना चाहते थे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बात है, पहले मैं बात करनी चाहती हूँ कि नमक मसाले, पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, ट्रक या बस, कार हो या हवाई जहाज़ का सफ़र हो, ऐसी लगभग 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनी है जहाँ हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पाला ज़रूर पड़ा होगा। यह कंपनी था टाटा की कंपनी, जो ब्रांड है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उसे ऐसे बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि टाटा अपनी खुद की कंपनी को हम जैसे उसके मालिक हो। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से 2 साल पहले का, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं बात कर रही हूँ 1822 की। गुजरात प्रदेश का एक गांव लगता है जहाँ नवासारी, और वहाँ पर फारसी परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया था जिस लड़के का नाम रखा जाता है नासिर बनाजी टाटा। दरअसल जब लड़का 20 साल का होता है तो 1822 में तब उस लड़के की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। उस लड़के ने फैसला किया कि यहाँ गांव में रहकर तो ज़िंदगी नहीं काटे जा सकते हैं, बड़े शहर में जाएंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने उस गांव को छोड़कर महाराष्ट्र प्रदेश के बम्बई शहर पहुंच जाता है। और वहां पर जो लोग आज मुंबई के नाम से जाने जाते हैं, उस वक्त बम्बई के नाम से जानते थे। और बम्बई में जाते हैं और वहां जाकर सबसे पहला बिजनेस, कॉटन का बिजनेस शुरू कर देते हैं। और ये कपड़े का व्यापार शुरू ही क्या था।
जैसे क्या कपड़े का व्यापार उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे नासिर टाटा का नाम बड़ा होता चला जा रहा था। और इसी बीच में कुछ युद्ध भी होते हैं और वहाँ पर इनके कॉटन की मांग ज़्यादा बढ़ने लगती है। कुल मिलाकर इनकी कंपनी लगातार आगे बढ़ रही थी। इनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बेटे का नाम रखा था जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जब अभी 20 साल के ही थे तभी उन्होंने जिम्मेवारी दी कि तुम भी बाहर जाओ और दुनिया देख कर आओ, दुनिया सीख कर आओ, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो जैसा जोश उसके पिता नसरवन जी का था, टाटा का था, उससे कई ज़्यादा जोश जो था उनके बेटे जमशेद जी का टाटा में था। और वो पहले अपना सफ़र हांगकांग का तय करते हैं और हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं और लंदन के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी कंपनियाँ खोलना शुरू कर देते हैं। कॉटन के व्यापार से कहानी शुरू होती है और उसके बाद फिर से स्टील का व्यापार में चले जाते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और इनका नाम भी बड़ा हो रहा था। अब ये सेठ लोगों में इनकी गिनती होने लगती है और इन्हें लोग दूर से देखने जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तो जमशेद जी टाटा एक बार साल 1989 की, ये 19 नहीं 188 की बात है, महाराष्ट्र प्रदेश के बम्बई शहर में एक इलाका है काला घोड़ा, वहाँ पर एक होटल लगता है। ओसल होटल में जाना था इनको अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लेकिन दरवान ने इनको होटल में जाने से रोक दिया। कहता है कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर जा सकते हैं, किसी इंडियन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका नाम बहुत बड़ा है, ये बड़े आदमी हैं, तो इन्हें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन होटल के कुछ रूल्स थे, रेगुलर्स थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर जा सकते हैं, कोई इंडियन अंदर नहीं आएगा। और इस दिन इन्होंने यानी कि जमशेद जी टाटा ने कसम खाई थी कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जिस होटल की गूंज ना केवल इंडिया में होगी बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज होगी। और साथ ही इस होटल की सबसे ख़ास बात यह होगी कि उसमें किसी पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। इसमें जो भी उस होटल का खर्च उठ सकता है, पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आ जा सकता है। जब यह बात उसके लिए लोगों को पता चलती है तो लोगों ने भी उसकी मजाक बनाई और आखिरकार एक ऐसा कैसा कितना बड़ा होटल बनाना चाहते थे। इसका स्टील का कारोबार था, इनका कॉटन का कारोबार था और ये होटल कारोबार में क्यों हाथ जमा रहे हैं। इन्होंने होटल बनाना हालांकि कई साल के लिए एक लगभग 10 से 11 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है और होटल बनकर तैयार हो जाता है और मुंबई का ही समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया है, उस गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक होटल बनके तैयार हो जाता है। साल 1903 में उस होटल का नाम रखा जाता है ताज होटल। ताजमहल होटल एक ऐसा होटल है, आज भी लोग मुंबई जाते हैं और घूमने के लिए तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और वहाँ खड़े होकर कोई सेल्फी लेता है, तो कोई वीडियो बनाता है, तो कोई अलग अलग तरह की एक एक्टिविटी करता है। तमाम ऐसी फिल्में हैं जहाँ फिल्मों में भी उस होटल को दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी यादों में ताजमहल होटल आज भी समाया हुआ है। वक्त आगे बढ़ने लगता है और जमशेद जी टाटा का नाम भी लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने अपने पिताजी की जिम्मेवारियां खुद उठाई, उनके बाद अपनी जिम्मेवारियों को उन्होंने रतन जी टाटा जो उनके बेटे होते हैं उनको भी दी और उसने भी रतन जी टाटा ने अपनी भी जिम्मेवारियां जो होती है वो अपने बेटे नवल टाटा को भी देनी शुरू कर दी। 10 साल तक उसकी पत्नी रिश्ते ठीक चलते हैं, लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी से विवाद हो जाता है और वो अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं। पत्नी से जब अलग होते हैं तो उनके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम रतन टाटा होता है और दूसरे बेटे का नाम रखते हैं जिमी टाटा। लेकिन जब दूसरी शादी करते हैं तो एक
एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम नोएल टाटा रखा जाता है। लेकिन आज की कहानी जो है वो रतन टाटा जी का है, जिनको रतन नोएल टाटा के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल उनकी शुरुआती जो शिक्षा होती है वो मुंबई के स्कूलों में होती है, और उसके बाद मुंबई के ही अलग अलग स्कूल जैसे कैथेड्रल और जॉन कॉनल स्कूल से भी इनकी पढ़ाई होती है। जब साल 1955 आता है तब उनके परिवार की सहमति के बाद, क्योंकि जब इनके माता पिता अलग हो जाते हैं तो इनकी जिम्मेवारी इनकी दादी ने संभाली थी। दादी यानी कि जमशेद जी की, टाटा जी की जो विधवा होती है, उनकी पत्नी होती है, उन्होंने रतन नवल टाटा की जिम्मेवारी संभाली थी। और साल 1955 में ये विदेश चले जाते हैं और हार्वर्ड से चले जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई के दौरान इन्होंने एक अंग्रेज लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, और उस लड़की से ये शादी भी करना चाहते थे। उस लड़की से इन्होंने शादी करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच में इनकी जो दादी थी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बताते हैं कि साल 1962 की वो साल था। दादी की तरफ से खबर पहुंचती है कि तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, तुम्हें आना चाहिए। और जब वो इंडिया आते हैं तो उस लड़की जो साथ लाना चाहते थे, जिससे शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने ये कहते हुए मना कर देते हैं कि मैं अपनी लड़की को आपके साथ नहीं जाने दे सकती हूँ, अभी युद्ध है। इसी बीच में युद्ध की स्थिति भी ठीक हो जाती है। सब कुछ ठीक था, पर अपने पिता की जिम्मेवारियां का संभालना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की के पिता ने धोखे से उस लड़की की शादी किसी और से कर दी जाती है, और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उन्होंने फिर अपनी शादी ना करने का फैसला कर लिया था और शादी करते ही नहीं हैं। हालांकि एक का नाम जुड़ता है जो सुर्खियों में रहता है। कभी भी सोशल मीडिया पर ये अखबारों या किसी इंटरव्यू के माध्यम से ये जानने से समझने को मिल सकता है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रही है जिनका नाम है जिमी गरेवाल। जिमी गरेवाल एक अच्छा बड़ा नाम था। उनकी एक फ़िल्म आई थी कर्ज, जो ऋषि कपूर के साथ भी थी। एक फ़िल्म आई थी मेरा नाम जोकर, जो राज कपूर के साथ भी थी, यानी कि ऋषि कपूर के पिता के साथ आई थी। तीन देवियां और साथी सिद्धार्थ, इस तरह की कई फिल्में आई थी। जब ये आगे चल के अपना एक ऐसा पॉडकास्ट आज की तारीख में पोस्टकास्ट बोल देते हैं, तो उन्होंने एक अपना ऐसे जो शो बनाया था, उस शो में देश की महान हस्तियों को उन्होंने उसमें शो में बुलाया था और उसने बातचीत की। उसी बातचीत के दौरान उन्होंने रतन टाटा जी को भी बुलाया था। जबकि ये बताते हैं कि ये जो कहानी होती है ये शुरू होती है, उसके बाद जिमी गोरेवाल जो होती है, जिमी गोरेवाल उनके आपस में अफेयर भी होता है। उन्होंने ये स्वीकार भी किया था कि हम विदेशों में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं कि यदि शादी वादी इन्होंने क्यों नहीं की, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, और लड़कियां के नाम पर भी सामने आते हैं। कुल मिलाकर 4 ऐसी लड़कियां के नाम सामने आती है जिनके बारे में बताते हैं कि रतन टाटा जिनके बारे में बताते हैं कि शादी करना चाहते थे, शादी के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात ऐन वक्त पर बिगड़ जाती है, बात बन नहीं पाती है। और ऐसे वक्त आगे चलते चलते जब ये अपने पिता की जिम्मेवारियों को उठा रहे थे, तो बात साल 1980 की बताते हैं कि इनका टाटा मोटर्स कंपनी में उस वक्त 4000 कर्मचारी काम करते थे, और एक गैंगस्टर की नज़र इनकी कंपनी पर पड़ जाती है, और गैंगस्टर ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया था, इनकी रंगदारी वसूलने की कोशिश करने लगा था। अब रतन टाटा जी ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस भी उस गैंगस्टर के नाम से घबराती थी, परेशान होती थी। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे, क्योंकि उस गैंगस्टर ने इनके जो कर्मचारी होते हैं उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था, और डर की वजह से इनके कर्मचारी कंपनी में नहीं आते थे। और उस गैंगस्टर का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो रंगदारी के पैसे मांग रहे थे वो 1-2 उसके बाद अपनी कंपनी में काम करे। लेकिन रतन टाटा जी ने ये सोचा कि अगर मैंने इन्हें पैसे दिए तो
आज का ये गैंगस्टर है, कल कोई नया तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि कर्मचारी ही इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देंगे। तब उन्होंने फैसला किया कि अपने कर्मचारी को मैसेज दिया, विज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि आप अब कंपनी के लिए काम करिए, हम आपको ज़्यादा लाभ देंगे, आपको ज़्यादा सुविधाएं देंगे। और इस सुविधाएं देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि गैंगस्टर को पैसे देने से अच्छा है कि अपने कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जाए। कर्मचारियों को अगर फ़ायदा देंगे तो कर्मचारी पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम में जुट जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। रतन टाटा जी ने सोचा ठीक है, वैसे ही होता है, कर्मचारी काम पर लौट जाते हैं। और जब गैंगस्टर ने परेशान करना शुरू किया था, पुलिस ने भी इनकी मदद की, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। और जेल जब जाता है तो छूट कर वापस लौट कर आता है, तो बताते हैं कि उसने कसम खाई थी कि वो रतन टाटा जी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। और वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, इनकी कंपनियां लगातार आगे बढ़ते जा रही थी, और ये हर बार कोई न कोई नया प्लान करते थे और कंपनी में हाथ आजमाते चले जाते थे। एक दो कंपनी से शुरुआत की थी और 20, 30, 40 इस तरह से कंपनियां इनकी शुरू हो जाती है। बस साल 1998 की बात है, इन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की, उस कार की धूम पूरे इंडिया में फैल जाती है, और कार का नाम रखते हैं इंडिका। इंडिका कार का नाम रखते हैं, और कंपनी की ने जिस तरह से ये बढ़ा के बनाते हैं, लेकिन उस हिसाब से ये कार जो इतना ग्रो नहीं कर पाई, पब्लिक के दिमाग में नहीं चढ़ पाई, और इनको लगता था कि शायद इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसीलिए इस कंपनी के विज़न को ये बेचना चाहते थे, ताकि विदेशी कोई इस कंपनी का विज़न ले और उसके साथ मिलकर ये काम करे। लेकिन जब विदेशी कंपनी आती है व्हील फोर्ड कंपनी है, उस मालिक का कोई मुंबई में इनसे मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद मीटिंग के दौरान कुछ इनकी बेइज्जती कर देते हैं। और बेइज्जती कुछ ऐसी कि रतन टाटा जी, जब आपको इसके बारे में कोई समझ नहीं थी, आपको इस काखा के बारे में कुछ पता नहीं था, तो आपको ये कंपनी बनानी नहीं चाहिए थी, आपको ये कार बनानी नहीं चाहिए थी, और हमें इसे खरीद कर आप पर एहसान न कर रहे हैं। इस तरह की बात थी। जब अपने घर जा रहे थे कार से, तब उन्हें जाते जाते ख्याल आता है कि ये बहुत बड़ी बात करके चला गया, बेइज्जती करके चला गया। तभी फैसला लेते हैं कि चाहे इसे कितना ही नुकसान हो जाए, इंडिका कार को जो विज़न है वो बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। और उन्होंने अपनी कार का विज़न बेचने से साफ इनकार कर दिया, और व्हील बोर्ड को मायूस होकर वापस जाना पड़ा, और ये अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। उसके बाद ये अलग अलग कंपनियों में हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं, चाहे नमक का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, तनिक ब्रांड का हो, ये ताजमहल होटल हो, या फिर ताजमहल की चाय हो। इस तरह की बहुत सारे ब्रांड हैं जो 100 से ज़्यादा कंपनियां इनकी बन चुकी थी। और वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, और वक्त का पहिया जैसे आगे बढ़ता है, साल 2008 में फ़ंड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है। और जब फ़ंड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो वो अपनी कंपनी का नीलाम कर रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि रतन टाटा जी उससे हिस्सेदारी लेते हैं और जाते हैं, और जाने के बाद आप इस कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं और अपने अंडर में ले लेते हैं। जब टेक ओवर कर रहे थे, तब उन्होंने व्हील फोर्ड ने कहा कि टाटा जी, आपने इस कंपनी को लेकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब उन्होंने लैंड रोवर और जगुआर कंपनी को अपने हिस्से में लिया था, और उस पर काम करना शुरू कर दिया। और आज लैंड रोवर की पहचान है, और वो दौर था, अब लैंड रोवर और जगुआर डूब रही थी, लेकिन रतन टाटा जी के हाथ से लगते ही वो एक सोना बन जाता है, और वो चमकने लगती है।
वक्त का पहिया ऐसे बढ़ रहा था जब लोगों को ये इस बात का पता चलती है कि जिस स्थिति ने उसकी बेइज्जती की थी, उसी के लिए उन्होंने उसकी कंपनी को अपने टेक ओवर कर लिया है, ख़रीद लिया था। तो 2008 की ये बात है। पाकिस्तान की कुछ आतंकवादी, जिनकी संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जाती थी, वो समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश कर जाते हैं और अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं और उनके सामने जो भी पड़ रहा था उसको गोली मार रहे थे, उसकी हत्या कर रहे थे। और कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जो समुद्र के रास्ते से जाते थे और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से वो सीधा एंट्री करते थे ताज होटल में। ताज होटल का जो इंडिया का जाना माना था और वो मुंबई का जाना माना नाम है, इसके अंदर जाते ही उस वक्त बताते हैं कि लगभग 300 ज़्यादा गेस्ट उसके अंदर, कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे थे और इसी बीच में जिसको देख रहे थे वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। हालांकि जैसे ही किसी कर्मचारी ने रतन टाटा जी को ये सूचना दी कि आपको इस होटल के अंदर कुछ आतंकवादी घुस गए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, तो रतन टाटा जी ने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। तब वो वहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं और उसी होटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर्मचारियों ने, गार्डों ने, सुरक्षा गार्डों को पुलिस वालों ने बाहर ही रोक लिया और आप अंदर नहीं जा सकते हैं कहने लगते हैं। मेरे कर्मचारी, मेरे गेस्ट अंदर परेशान हैं, अंदर गोलियां चल रही है और ऐसे वक्त में मैं बाहर हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह बात जब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि एक होटल का मालिक जो इतना बड़ा आदमी है, वो अपने कर्मचारियों को लेकर, अपने लोगों को लेकर इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद है, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। तब उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि जो कुछ रेड़ती वाली, जो भी उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, आम लोग थे उससे भी नुकसान हो सकता था, कई पुलिस वाले थे वो मारे जाते हैं और इनके गेस्ट जो थे होटल के अंदर वो भी मारे जाते हैं, इनके कर्मचारी मारे जाते हैं। और एक कर्मचारी तो ऐसा था जिनका बेटा और जिनकी पत्नी भी मारी जाती है, लेकिन उसने अपनी फ़िक्र किए बिना ही अपने कर्मचारियों का, जो कर्मचारी होते हैं, साथ ही अपने जो गेस्ट होते हैं उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं और उसकी मदद करने में लग जाते हैं। लेकिन वो होटल में भागे नहीं जाएं और ये बात अमेरिका हो या कई बाहरी विदेशी मुल्कों को पता चलती है तो इस पर रिसर्च होता है बाकायदा कि आखिरकार ऐसे क्या कर्मचारी है, उन्होंने ऐसा क्या दिया जा रहा है। रतन टाटा जी के तरफ से वो गोलियां चल रही थी और गोली चलने के बावजूद भी मौका था भागने का, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। ये पता चलता है कि ये अपने कर्मचारियों के प्रति इतना शानदार व्यवहार करते थे कि जिससे क्या हर कर्मचारी को इतने मिलकर ऐसा लगता था जैसे क्या ये मेरे घर के सदस्य हैं, जैसे मेरे परिवार का हिस्सा हैं। और परिवार के हिस्सों में जब परिवार मुसीबत में आता है तो परिवार के लोग को कोई छोड़कर नहीं जाता है। इसीलिए कर्मचारी पर जो रिसर्च किया गया था वो बिल्कुल सच पाई जाती है। और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है कि कोई भी कर्मचारी, एक भी कर्मचारी होटल से भाग ही नहीं, तब उन्होंने उन कर्मचारियों को कर्ज में माफ़ किए और उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक उनकी सैलरी भी देंगे और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। जो भी कर्मचारी मारे जाते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, उनकी बच्चों की शिक्षा हो, उनके बच्चों की चिकित्सा हो, उनकी अन्य सुविधाएं हो, उनके बारे में, ना केवल उसके बारे में बल्कि जो रेगड़ी वाले होते हैं उनके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि एक लड़की की टांग में गोली लग जाती है और उस लड़की के बाद में आजमाल का एक सांप को पहचान भी लेती है। और जब लड़की के ऊपर जितना भी कर्ज आता है रतन टाटा जी अपने ऊपर ले लेते हैं और आसपास में जितने भी लोग होते हैं 20 दिन में उसकी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये भी बताया जाता है कि सरकार की तरफ से उन्हें परिवारों को लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं
मदद पहुंचने में, लेकिन रतन टाटा जी ने महज 20 दिन में ही सब लोगों की मदद कर दी थी और भविष्य में भी मदद करने का भरोसा दिलाया था। शायद यही वजह था जो कर्मचारी कर सकते थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जाते ही नहीं हैं। और एक बार ये बताया जाता है कि मुंबई से नासिक ने अपनी टीम के साथ जा रहे थे, कार से जा रहे थे और रास्ते में टायर पंचर हो जाता है। जब टायर पंचर हो जाता है तो एक पंचर की दुकान तलाश करते हैं। हालांकि पंचर की दुकान मिल जाती है, लेकिन उस दुकान ने कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान होती है, तो वो लोग वहाँ पर चाय पीने के लिए जुड़ जाते हैं। और इसी बीच में कुछ लोगों ने लगता है कि शायद रतन टाटा जी टॉयलेट करने के लिए इधर उधर गए थे, लेकिन जब काफ़ी देर तक लौट कर नहीं आते हैं तब कर्मचारियों को थोड़ी परेशानी होने लगती है, उन्हें तलाश करने लगते हैं। और जब वो गाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो टायर पंचर बना रहा था, तो मज़दूर जो व्यक्ति थे उसके पास बैठकर ही रतन टाटा जी वो भी काम में जुड़ जाते हैं। और उसने पूछा जाता है कि साहब आप क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं कि अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम करेंगे। और ये बात जब बाकी कर्मचारियों को पता चलती है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो कितनी सादगी के साथ रहते हैं। और ऐसे ही इनका एक और किस्सा है। अक्टूबर 2016 का उन्हें ग्वालियर बुलाया जाता है एक स्कूल में गेस्ट लेक्चरर के लिए। जब वो जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा लगता है जैसे पूरा तामा झामा फैला हुआ था और एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। और उनकी सेक्रेटरी जो थे, उनका सुरक्षा गार्ड थे, उन्हें बहुत बड़ी टीम थी उनकी आई हुई थी। लेकिन पता चलता है कि रतन टाटा जी होते हैं वो अकेले ही एयरपोर्ट पे आए हुए थे। और जब उनके स्वागत करते हैं तो ये बात एक स्टूडेंट ने उनसे पूछी कि आप इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन इतनी सादगी के साथ ही उन्होंने जवाब दिया कि मुझे आम लोगों की तरह रहना बहुत अच्छा लगता है। और वो इतना पैसा कमाते थे। ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि कई राज्य, लगभग 4-5 राज्य मिलकर इतना टैक्स भी नहीं वसूल पाते थे जितना कि टैक्स देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दे दिया करते थे। ऐसा बताते हैं कि जिस जगह से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी, जिस वो विश्वविद्यालय में जाते थे, उस विश्वविद्यालय में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो लगभग 415 करोड़ रुपए का ये दान कर देते थे। और ऐसा बताता जाता है कि उस विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी किसी ने इतना दान नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट अगर आते हैं तो उन्हें पैसे से उन्हें स्कॉलरशिप भी मदद कर देना चाहिए। यही नहीं, जब कोरोना काल आता है तो उस वक्त उन्होंने लगभग करोड़ों रुपयों की देश की मदद की थी। और यही नहीं, चाहे वो किसी की खाने की बात हो, चाहे वो किसी की पहनने की बात हो, बहुत सारी संस्था हो, चाहे वो किसी की एजुकेशन की बात हो, चाहे किसी की चिकित्सा की बात हो, लगभग अपनी कमाई का 66% का रतन टाटा जी दान कर दिया करते थे। और खुद भी वो ऐसे रहते थे जैसे कि एक साधारण सा व्यक्ति हो। 9 अक्टूबर जब उनकी मौत की खबर पूरे अखबारों से, सोशल मीडिया में ये फैलती है तो लोगों को उनके मरने का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ना जाने कितने लोगों ने उनके जाने के बाद आंसू भी निकालते हैं और भावुक हो जाते हैं, उनकी नम आँखों से विदाई देते हैं। और जैसी मुंबई में इनके बारे में पता चलता है कि मुंबई की फलना जगह में, तो यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग इनकी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। और यूँ ही नहीं, कोई रतन टाटा जी का बन जाता है तो 21 वर्षों ने उन्होंने अपनी कंपनी को 40 से 50 गुना से ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। और इसीलिए इन्हें लोग इतने प्यार से मानते हैं और नाम लेते हैं। दोस्तों, इन छोटे छोटे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई और रतन टाटा जी की जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको भी रतन टाटा जी की बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी खूबियाँ के बारे में अगर आपको पता है तो उनके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि रतन टाटा जी कैसे इंसान थे, वो इतना सादगी में क्यों रहते थे। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।